बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये ओल्ड सिलेबस में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और ये न्यू सिलेबस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या डिफाइन करता है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात को तो हम आगे चल के एक्सप्लेनेशन में प्रूव करेंगे, लेकिन इस लॉ को प्रूव करने से पहले आइसोलेटेड सिस्टम को समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। आइसोलेटेड सिस्टम आप यूं समझ लें कि एक किस्म का कंप्लीट सेपरेट सिस्टम है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस नहीं होता। जब आप आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो आप लिखते हैं अ सिस्टम on which no external agency exert any force is called isolated system। अगर आप समझें तो आप इस आइसोलेटेड सिस्टम को स्टूडेंट आइडियल सिस्टम कह सकते हैं। आइडियल सिस्टम से मुराद कि इसमें टेम्परेचर, इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, ये सारे जो फैक्टर हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, वो एक कंटेनर में इनक्लोज है, एक वेसल में इनक्लोज है। तो उस इनक्लोज वेसल को ना तो आप शेक कर रहे हैं, वो जिस जगह पर मौजूद है वहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो आपके पास वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। उसके पार्टिकल्स आपस में तो रैंडम मोशन में होंगे, लेकिन उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके पार्टिकल्स को, उनकी एनर्जी को, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे होंगे। तो आप उस सिस्टम को नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम का। सो अ वेसल filled with gas molecules at constant temperature is an example of isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम क्यों जरूरी है? ताकि आपको एक्सटर्नल फोर्सेस जो सी हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज, इनकी कैलकुलेशन से बचा जा सके। अगर मैं अपनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टडी के लिए एक रियल सिस्टम लेता हूं, तो इस सिस्टम में डेफिनेटली मेरा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा कांस्टेंट, मेरा प्रेशर और मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन नहीं होगा। लिहाजा मुझे ये सारे फैक्टर्स उसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैं अपने टॉपिक को एक आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए आइडियल सिस्टम की बात करता हूं। और वो आइडियल सिस्टम मेरे पास क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो सा है वो आपके पास क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। हम इस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूव आपने देखना है। तो आप देखें कि आपके पास एक नॉन इंटरेक्टिंग बॉल्स है, नॉन रोटेटिंग बॉल्स है। ये जिस सरफेस के ऊपर मूव करती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है। फिर ये सिस्टम आइसोलेटेड है। इन बॉल्स की वेलोसिटी को किसी एक्सटर्नल फोर्स से चेंज नहीं किया जा सकता। एक बॉल M1 है
और ये विद अ वेलोसिटी v1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसके आगे एक और बॉल है जिसका मास m2 है और ये विद वेलोसिटी v2 मूव कर रही है। दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और v1 वेलोसिटी जो सी है वो ग्रेटर है v2 वेलोसिटी से। तो देखिए आपने क्या करना है, कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग बॉल ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, सरफेस आपकी फ्रिक्शनलेस है। मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। ये भी बड़ी अहम बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। इन सेम डायरेक्शन। v1 वेलोसिटी ग्रेटर है v2 से, तो एक टाइम पर आकर ये v1 बॉल क्या करेगी, कोलाइड करेगी, कोलिजन करेगी किसके साथ, v2 बॉल के साथ, m1 विद वेलोसिटी v1। स्टूडेंट जैसे ये कोलाइड करेगी m2 बॉल के साथ, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स F एक्सर्ट करेगी इन अ शॉर्टर टाइम इंटरवल t। और जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगी तो हम इस फोर्स को नाम देंगे कि m1 बॉल ने एक्शन किया है। स्टूडेंट ऑन द सेम टाइम m2 बॉल m1 पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो हम उसकी रिएक्शन फोर्स को अगर F डैश से रिप्रेजेंट करें तो उसका रिएक्शन फोर्स क्या लिखा जाएगा, F डैश क्रॉस t। जब ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो v2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और v1 की वेलोसिटी क्या रहेगी, कम हो जाएगी। दोनों चूंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी और ज्यादा एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, सेकंड वाली बॉल में। तो m2 की वेलोसिटी जो सी है वो v2 डैश हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब आप इनका इंपल्स निकालिएगा, ठीक है। वो इंपल्स आप कैसे निकालेंगे इनका, एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे बोथ कोलाइड्स विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ बॉल चेंजेस टू v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब आप क्या करेंगे, बॉल 1 का इंपल्स निकालेंगे। बॉल 1 ने शॉर्टर टाइम इंटरवल पर फोर्स का इंपैक्ट क्रिएट किया, तो इंपल्स ऑफ बॉल 1 आपके पास क्या निकलेगा, F क्रॉस t, m1 v1 डैश माइनस m1 v1। इसी तरह अगर देखा जाए तो इंपल्स फॉर सेकंड बॉल क्या होगा, इंपल्स फॉर सेकंड बॉल आपके पास आएगा F डैश क्रॉस t इज इक्वल टू
m2v2 प्राइम माइनस m2v2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड कौन सी है, वो राइट हैंड साइड में ऐड होगी। m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। टाइम t यहां पर कॉमन है, तो ये रिलेशन आपके पास इस तरह से बनेगा, f प्लस एफ डैश क्रॉस t इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम माइनस m1v1 माइनस m2v2। अब आप देखिए स्टूडेंट, एफ फोर्स जो सी है वो बॉल m1 पर लग रही थी, उसको हमने नाम दिया था एक्शन फोर्स का। एफ डैश फोर्स बॉल 2 ने f1 पर लगाई थी और उसको हमने नाम दिया था रिएक्शन फोर्स का। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो आपस में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स F इज इक्वल टू एफ डैश बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। लिहाजा जब आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, F प्लस माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम माइनस m1v1 माइनस m2v2, और साथ में टाइम का फैक्टर जो सा है वो मल्टीप्लाई उसी तरह हो जाएगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इनका नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 0। जब इनका नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, m1v1 प्राइम m2v2 प्राइम माइनस m1v1 माइनस m2v2। ये दोनों फैक्टर्स इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएंगे, तो ये रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, m1v1 प्लस m2v2 किसके इक्वल आ जाएगा, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब देखें v1 और v2 कौन सी वेलोसिटीज थी, ये कोलिजन से पहले वाली थी, तो आप इसको लिखेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये किसके इक्वल आ रहा है, v1 प्राइम और v2 प्राइम कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी थी। ये टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल आ रहा है। इसी को आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वो आपके पास क्या है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम प्रैक्टिकली केस की बात करें, तो याद रखिएगा उस सूरत में भी टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो भी इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। हम चीजों को आइडियलाइज इसलिए करते हैं ताकि बाकी तमाम सिस्टम को उसके साथ कंपैरिजन करके जो सा है वो स्टडी कर सकें। तो आपके प्रैक्टिकल केस के अंदर भी टोटल लीनियर मोमेंटम जो सा है वो कांस्टेंट रहता है, और वो मास और वेलोसिटी का चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके पास टोटल मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है।
आज का ये लेक्चर जो सा है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन पर होगा।